हम लोग देख रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग, कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग, ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा था कि मौसम के बाद तापमान को समायोजित करना, मतलब विभिन्न में अलग अलग मौसम के बाद जो तापमान है उस तापमान को एडजस्ट करना, समायोजित करना। इसका अर्थ ये होता है कि अधिकतम सुख के लिए, मैक्सिमम कंफर्ट के लिए गर्मी के मौसम में जो कमरे का तापमान होना चाहिए वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी के मौसम में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अतिरिक्त तापमान मतलब बहुत अधिक हीटिंग और बहुत ज़्यादा कूलिंग के कारण ऊर्जा व्यर्थ होती है। अगर बहुत ज़्यादा हम हीट भी करेंगे या बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो कंफर्ट भी नहीं होगा और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा व्यर्थ जाएगी। इसके साथ साथ जो कम उपयोगी स्थान होते हैं जैसे कि किचन, स्टोर रूम या टॉयलेट, ऐसे जगहों पे सर्दी में 16 डिग्री का तापमान होना चाहिए और इन्हें गर्म करने में जो लगी ऊर्जा की जिससे कि इन्हें गर्म करने में जो की बचत होती है, ऊर्जा होती है वो उसमें बच सके। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो है अप्रयुक्त क्षेत्रों को बंद करना। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो कूलिंग या हीटिंग के लिए जो हम डक्ट या फिर जो पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बंद कर दें, जो कि व्यर्थ में हीटिंग और कूलिंग का प्रभाव वहाँ पे जा रहा है जो कि प्रयोग में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसके बाद है पंखे का प्रयोग। पंखे का उपयोग कर वातानुकूलन की आवश्यकता को घटा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम एसी की जगह पे पंखे चला लेते हैं, तो एसी चलाने में बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की खपत होती है और पंखे चलाने में अपेक्षाकृत बहुत कम विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। तो हमारे आवश्यकता पर निर्भर करता है, हमारी ज़रूरत पे निर्भर करता है कि हम कौन से यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है फिल्टर की देख रेख करना। इसके बाद है उच्च मांग अवधि से बचना। ठीक है, उच्च मांग अवधि के दौरान ऊर्जा का उपयोग कम कर कार्य को अनुकूल बनाना जिससे कि वातानुकूलन, प्रकाश और अन्य वैद्युत उपकरणों से बचत हो सके। इसका अर्थ ये है कि जब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मांग हो, ठीक है, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे हीटिंग की बहुत ज़्यादा मांग हो या कूलिंग की बहुत ज़्यादा मांग हो, तो ऐसे स्थान पर जो ऊर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी। तो ऐसे स्थान पर जो ऊर्जा है उसका उपयोग कम कैसे हो, उस ऊर्जा का जो उपयोग हो वो कम कैसे हो, इसके लिए उस स्थान को ऐसा बनाना चाहिए कि वातानुकूलन अच्छे तरीके से हो सके, प्रकाश और अन्य वैद्युत उपकरणों से बचत हो सके। हम वहाँ पे ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम लगाएंगे, ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करेंगे ताकि हीटिंग और कूलिंग जो है वो प्रॉपर अवस्था में बनी रहे। तो हमारी जो उच्च मांग है वो भी पूरी हो जा रही है और ऊर्जा में बचत भी हो जा रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ फिल्टर की देख रेख। फिल्टर की देख रेख के अंतर्गत ये बात आती है कि यदि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एयर फिल्टर लगे होते हैं। तो अब यदि एयर फिल्टर लंबे समय तक यूज़ में आया है और वो साफ़ नहीं हो रहा है, तो अब जो फ़िल्टर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसको ज़रूरत है उसको साफ़ करवाने की या उसको एक्सचेंज करने की। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो उस एसी पे जो लोड पड़ता था, जो एसी पे जो ऊर्जा का जो भार अतिरिक्त पड़ता था वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो विद्युत ऊर्जा है उसमें कमी आएगी। टाइमर का प्रयोग का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि एक टाइमर हम एक सेट कर देते हैं कि एक निश्चित तापमान के बाद जो हमारा सिस्टम है वो अपने आप बंद हो जाए और एक निश्चित तापमान के बाद सिस्टम अपने आप स्टार्ट हो जाए।
आजकल के एसी में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। थर्मोस्टेट एक तापमान को मापने की एक युक्ति होती है। इसका संस्थापन करके भी हम ऊर्जा में कमी ला सकते हैं। इसके लिए थर्मोस्टेट के प्रयोग से यह प्रणाली कमरे में प्रवेश के आधे घंटे बाद चालू हो जाती है और कमरे से निकलने के आधे घंटे बाद ये अपने आप बंद हो जाती है। इसके प्रयोग से लगभग 30% ऊर्जा की लागत में कमी आती है। इसके बाद जो अगला है, अनावश्यक प्रकाश से बचना। यदि हम कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यदि इस कमरे में 2 लाइट की ही आवश्यकता है और यदि हम 3 या 4 लाइट जलाते हैं तो 2 लाइट अननेसेसरी जलना है और यह 2 लाइट अतिरिक्त ऊर्जा को भी निष्कासित कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली एक कमरे के तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा के ऐसे अवसर मौजूद हैं जहाँ पे हम ऊर्जा की जो लागत है उसमें हम कमी कर सकते हैं, उन 2 लाइट को, उन 2 प्रकाश के बल्ब को बंद करके। और जो 2 लाइट जल रहे हैं पहले से, उनकी जगह पे एक अच्छी क्वालिटी का CFL इस्तेमाल करके या LED बल्ब का इस्तेमाल करके हम ऊर्जा की बचत को कम कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना। ऑफिस में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके जो कि अच्छे मानक का पालन करती हो, जो ऊर्जा दक्ष हो, इको फ्रेंडली हो, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे सिस्टम का उपयोग करके हम ऊर्जा में बचत कर सकते हैं। अधिक बड़े आकार से बचना। अधिक बड़े आकार से बचने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। यदि हमें 1 टन के AC की आवश्यकता हो तो हम 1 टन की AC का इस्तेमाल करें, ना कि 2 टन की AC का इस्तेमाल हम करें। तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा की बचत होगी वो प्रभावी होगी। भवन का रोधन। भवन का रोधन का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो छत की सतह है, दीवारें और जो नलिकाओं को रोधित करना चाहिए, जिससे सर्दी में तापमान में कमी और गर्मी में तापमान में वृद्धि को घटा सके। मतलब कमरे को या भवन को इस तरीके से बनाना कि जो हीट लॉस है वो कम हो, और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति से हम ऊर्जा की जो खपत है उसको हम घटा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ अवसर थे, कुछ मौके थे जिसकी वजह से हम ऊर्जा के उपयोग में कमी ला सकते हैं। इसके बाद जो है टॉपिक, विभिन्न प्रकार के प्रशीतन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन, विभिन्न प्रकार के प्रशीतन। इसमें सामान्यतः 2 प्रकार के प्रशीतन का इस्तेमाल किया जाता है, 2 प्रकार के रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो कि ये दोनों ही टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित हैं और ये दोनों ही टॉपिक आपको सौरभ सर ने ज़रूर बताया होगा और अच्छे से बताया होगा। हालांकि इस पे थोड़ा सा आउटलुक हम दे देंगे, इस फिगर को और इस फिगर को एक्सप्लेन कर देंगे। तो बाकी की चीज़ें अगले क्लास में डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं।